हाँ तो जैन दोस्तों, आज अपन कुछ ग्रंथियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, ग्रंथियां या ग्लैंड्स दो प्रकार की होती हैं। मुख्यतः कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। चलो आज अपन तीन प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो द ग्लैंड्स आर थ्री टाइप्स। कौन कौन सी ग्रंथियां? तो एक तो मैं लिखता हूं, देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां। एक मैं लिखता हूं बहिस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियां। और तीसरा प्रकार अपन दे देते हैं मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि। तो सबसे पहली बात तो अपन देखें कि ग्रंथियां क्या करती हैं। तो मैं बताऊं कि जो ग्लैंड्स होती हैं वो कुछ रासायनिक पदार्थों का स्राव करती हैं, और वो स्रावित पदार्थ हमारे शरीर में रासायनिक समन्वय बनाने का कार्य करते हैं, अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ग्रंथियां बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो तीन प्रकार की ग्रंथियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन अंतःस्रावी ग्रंथि, मतलब इंटरनल ग्लैंड। बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सटर्नल ग्लैंड, एंड मिक्स्ड ग्लैंड। मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। इन तीन ग्रंथियों के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात अपन करें कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती हैं और बहिस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती हैं। तो याद रखना, देखो, आपने सुना ही है कि ग्रंथियां हार्मोनों का स्राव करती हैं, ग्रंथियां एंजाइमों का स्राव करती हैं। तो देखो, ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ यदि हार्मोन है, यदि क्या है? हार्मोन है, तो उन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित जो पदार्थ है, रिलीज होने वाला जो पदार्थ है, वो क्या है? हार्मोन है। बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। अंतःस्रावी ग्रंथि तो क्या है? हार्मोनों का स्राव करती है, और बहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइम का स्राव करती है। बात करें मिश्रित ग्रंथि की, तो कुछ एक ऐसी ग्रंथियां हैं जो हार्मोन का स्राव भी करती हैं और एंजाइम का स्राव भी करती हैं। तो इन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। एक बात और याद रखना, अंतःस्रावी ग्रंथियों के पास खुद की नलिकाएं नहीं होती हैं। कोई भी पदार्थ या हार्मोनों का स्राव करती है, छोड़ती है हार्मोन, तो उस हार्मोनों को रिलीज करने के लिए इनके पास कोई नलिका नहीं होती है। ये अपने स्राव को सीधा रक्त के अंदर छोड़ती हैं। कहां छोड़ती हैं? रक्त के अंदर छोड़ती हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि, इंटरनल ग्लैंड। मतलब स्रावित पदार्थ, मतलब हार्मोन को सीधा रक्त के अंदर स्रावित करती हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथि इनका नाम है। मतलब क्या? खुद की नलिका इनके पास नहीं है, तो इनको नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है। इनको बहिस्रावी, ये सीधा रक्त के अंदर नहीं छोड़ती है अपने पदार्थ को, एंजाइम को रक्त के अंदर नहीं छोड़ती, इनके पास खुद की नलिकाएं होती हैं। तो ये जो ग्रंथियां हैं, इनको कहा जाता है नलिका युक्त ग्रंथियां कहा जाता है। ठीक है। मिश्रित ग्रंथि दोनों प्रकार की, ये सीधा रक्त के अंदर भी छोड़ती हैं, खुद की नलिकाएं भी होती हैं और नहीं भी होती हैं। ठीक है। तो देखो अब क्या करें। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का स्राव करती है, नलिका विहीन ग्रंथि होती है, अपने स्राव को सीधा कहां छोड़ती है? रक्त के अंदर छोड़ती है। ठीक है। चलो, अब अपने इनको पढ़ने से पहले एक बार दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन जो परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट है उनकी बात कर लेते हैं। कि एक क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे
बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यहां इसने नाम नहीं दिया कि अंतःस्रावी पूछ रहा है, बहिस्रावी पूछ रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत ग्रंथि, लीवर है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है मानव शरीर की? यकृत है, लीवर है। अंतःस्रावी बहिस्रावी का नाम, हालांकि यकृत है वो बहिस्रावी ग्रंथि है। क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि है। लेकिन यहां प्रश्न में कुछ नहीं पूछा है, सीधा क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सी है? यकृत है। ठीक है, चलो अब ये पूछ ले इसी क्वेश्चन को कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? बहिस्रावी पूछे तो यकृत ही है, और सबसे बड़ी पूछे तो यकृत ही है, लेकिन सबसे बड़ी इंटरनल ग्लैंड कौन सी है? तो बेटा जी थायराइड ग्रंथि। कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि है, गले में पाई जाती है, सबसे बड़ी एच के आकार की होती है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है, गलगंड घेंगा गायत्री इसकी कमी से रोग होता है, और ये क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। ठीक है, चलो एक और बात कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यहां नाम नहीं दिया अंतःस्रावी बहिस्रावी का, किसी का नाम नहीं है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि अंतःस्रावी पूछे या सबसे छोटी पूछे तो बेटा जी पीयूष ग्रंथि है वो सबसे छोटी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि है वो सबसे छोटी ग्रंथि है, मस्तिष्क में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है, चने के आकार की होती है। ठीक है, और वृद्धि हार्मोनों का स्राव करती है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। ठीक है, चलो अब अपन कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करते हैं। देखो सबसे पहले अपने अंतःस्रावी ग्रंथि, और इन अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं बेटा जी एसपीटी। एसपीटी का मतलब मैं इसको एसपीटी लिखता हूं हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्रंथि है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, वैसे तो हाइपोथैलेमस है वो एक मस्तिष्क का ही भाग है, अपने ब्रेन का ही एक पार्ट है। और ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि तो पूछ ले इसका स्थान, तो मस्तिष्क में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। अब देखो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पहली बात तो अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को हेडमास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेडमास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इधर देखो मस्तिष्क में एक पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, अभी बताया शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि इसको कहा जाता है। अब ये हार्मोनों का स्राव करेगी। मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि अन्य सभी ग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण रखती है, अन्य सभी ग्रंथियों के ऊपर कंट्रोल रखती है और उनको हार्मोनों के स्राव के लिए प्रेरित करती है। ठीक है ना, लेकिन इसको उनको हार्मोनों के स्राव के लिए प्रेरित करवाने का कार्य हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। मतलब पीयूष ग्रंथि के ऊपर भी नियंत्रण किसका है? हाइपोथैलेमस का है, तो इसको हेडमास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं इसके द्वारा स्रावित हार्मोन कौन से हैं। तो इसके द्वारा ना कोई विशेष एक नाम का हार्मोन है वो स्रावित नहीं होता है। ये दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। एक तो बेटा जी करती है ये रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन हिंदी में बोले तो बेटा मोचक हार्मोन। ठीक है, और एक ये करती है
निरोधक हार्मोन, निरोधक हार्मोन, इनहिबिन हार्मोन। दो प्रकार के हार्मोन का स्राव करती है, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिन हार्मोन, मोचक हार्मोन या निरोधक हार्मोन। अब ये क्या काम करेंगे, देखो इधर, ये रिलीजिंग हार्मोन है, ये जैसे पीयूष ग्रंथि है, और पीयूष ग्रंथि को मान ले अपन कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्राव करना है, जीएन का स्राव करना है। कौन से का, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्राव करना, जीएन का स्राव करना है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि हार्मोन का रिलीज करेगी, कौन से हार्मोन का, जीएन, गोनेडोट्रोपिन तो है ही है, और उसके साथ साथ यहां रिलीज करवाने वाला हार्मोन है, तो यहां लिख देंगे अपन आरएच, जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस जीएनआरएच का स्राव करेगी और ये पीयूष ग्रंथि के पास जाएगा, और ये पीयूष ग्रंथि को कहेगा कि हां मैं आ गया हूं और तू गोनेडोट्रोपिन को रिलीज कर। तो पीयूष ग्रंथि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्राव करेगी, समझ गए ना। ये रिलीज करवाने वाले हार्मोन का स्राव करवाती है कौन, पीयूष, ये आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये स्राव हो गया। अब ये गोनेडोट्रोपिन रिलीज तो होने लग गया, चालू तो हो गया, लेकिन कितना हो जाए, ज्यादा हो जाए तो दिक्कत, कम हो जाए तो दिक्कत। तो ये जितना होना है उतना होगा, और उसके बाद ये नहीं बंद करेगी, इसके बाद हाइपोथैलेमस ग्रंथि दोबारा से क्या करेगी, इनहिबिन हार्मोन, निरोधक हार्मोन का स्राव करेगी। और कौन सा, वो ही आपका जीएनआईएच, गोनेडोट्रोपिन इनहिबिन हार्मोन। इसका स्राव करेगी कि तू पीयूष के पास जल्दी जा और इसको रोक जल्दी से, नहीं तो ये ज्यादा स्राव कर देगी। तो ये तुरंत पीयूष ग्रंथि के पास आता है और जीएन हार्मोन है, इसका स्राव उसको बंद करवा देता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि ये ग्रंथियों से हार्मोनों का स्राव करवाती है और ज्यादा नहीं हो जाए उसके लिए रोकती है। ठीक है, तो इसलिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि दो प्रकार के हार्मोनों का स्राव करती है, एक तो रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिन हार्मोन, मतलब एक तो अपना मोचक हार्मोन और एक निरोधक हार्मोन। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई किसकी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोनों की। और याद रख लेना छोटी छोटी बातें, मस्तिष्क में पाई जाती है। वैसे मस्तिष्क का एक भाग भी है, ये क्या क्या करवाती है, तो एक तो ये है ना, शरीर के आंतरिक तापमान का नियमन करती है। आंतरिक तापमान है हमारे शरीर का, उसका नियमन करने का कार्य कौन करती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि इसके अलावा हमारे को भूख है, प्यास है, निंद्रा है, घृणा है, प्रेम है, स्नेह है ना, इन सब को नियंत्रित करने का कार्य कौन करती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि ही करती है। और यदि ग्रंथि के रूप में इसका कार्य देखें तो ये दो प्रकार के हार्मोनों का स्राव करती है और ये पीयूष ग्रंथि के ऊपर नियंत्रण रखती है। इस कारण इसको हेडमास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, चलो बेटा, अगर मस्तिष्क में पाई जाती है, कौन से मस्तिष्क में पाई जाती है, अगर मस्तिष्क का एक भाग है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। चलो, एक तो हुई अपनी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कौन सी, हाइपोथैलेमस। एक देखो अंतःस्रावी ग्रंथि है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी ही, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। ठीक है, ये भी मस्तिष्क में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, मस्तिष्क में ही पाई जाती है। ठीक है, चलो, पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन का स्राव करती है, मेलेटोनिन हार्मोन का, कौन से हार्मोन का स्राव करती है, मेलेटोनिन हार्मोन का स्राव। और मेलेटोनिन हमारे शरीर में जाकर के
हमारी दैनिक जो कार्यशैली है, हमारी दैनिक कार्यशैली है या दिनचर्या है, वो संपन्न करवाता है। जैसे सुबह उठना है, रात को सोना है, दिन में अपने को बहुत सारे काम करने हैं, पढ़ना है, खेलना है और अन्य काम करने हैं, वो सब कार्य करवाने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? मेलेटोनिन हार्मोन करता है। सब कार्य अपन 24 घंटे में जो जो कार्य करते हैं, उन सब का नियंत्रण करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? मेलेटोनिन हार्मोन करता है। बताओ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे से दिन में जो भी कार्य अपन करते हैं, रात में अपन सोते हैं, वो सब कार्य करने का कार्य कौन करता है? पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित मेलेटोनिन हार्मोन करता है। ठीक है ना? इस कारण इनको, इस ग्रंथि को मानव शरीर की जैविक घड़ी कहा जाता है कि 24 घंटे में जितना कार्य करना है वो तो ये ग्रंथि करवाती है। तो अपन क्या करते हैं? अपन तो कुछ नहीं करते। तो इसको क्या कहा जाता है? जैविक घड़ी। घड़ी अपनी है, वो तो केवल टाइम बताती है, लेकिन ये तो जीव की घड़ी है, ये तो अपने को टाइम के अकॉर्डिंग कार्य करवाती है। समझ गए ना? तो इसको क्या कहा जाता है? मानव शरीर की जैविक घड़ी इसको कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि को? पीनियल ग्रंथि को। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, चलो इसमें से क्वेश्चन बनता है बेटा। अगली देखते हैं। एक छोटी सी ग्रंथि और देखो, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, थाइमस ग्रंथि। कौन सी है? थाइमस ग्रंथि। ये वर्क के मध्य में पाई जाती है, दोनों वर्कों के लगभग मध्य में पाई जाती है। इसके द्वारा थाइमोसिन हार्मोन का स्राव होता है। कौन से हार्मोनों का स्राव होता है? थाइमोसिन हार्मोन का स्राव इसके द्वारा होता है, थाइमस ग्रंथि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? थाइमस ग्रंथि के द्वारा थाइमोसिन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा बनाने का कार्य करती है। एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में बनते हैं, उनको बनाने का कार्य किसका है? थाइमस ग्रंथि का है। अच्छा, हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज बनती हैं, वो दो प्रकार की कोशिकाओं से बनती हैं, एक तो टी सेल और एक बी सेल। एक बी सेल, टी सेल और बी सेल के द्वारा हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का निर्माण होता है। रक्त में पाई जाती है टी सेल और बी सेल। बी सेल को बी सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है बी सेल का निर्माण? अस्थि मज्जा या बोन मेरो में होता है। टी सेल का निर्माण थाइमस के द्वारा होता है। टी सेल का निर्माण है वो थाइमस ग्रंथि के द्वारा होता है, इस कारण इसको टी सेल कहा जाता है। ठीक है। टी सेल हमारे शरीर में क्या करती है? एंटीबॉडीज बनाने का कार्य करती है। तो प्रतिरक्षा जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, वो करवाने का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है? थाइमस ग्रंथि करती है। कौन सा हार्मोन करता है? थाइमोसिन हार्मोन करता है। ठीक है। अब अपन अभी, आप पढ़ रहे हो, अपन जवान हैं, तो ठीक है, थाइमस ग्रंथि एंटीबॉडीज लगातार बनाती रहती है, थाइमोसिन का स्राव लगातार होता रहता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वृद्धावस्था में ये इतनी बड़ी है, मान ली वृद्धावस्था में जाते जाते थाइमस ग्रंथि का आकार छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब आकार छोटा हो गया तो थाइमोसिन हार्मोन का स्राव भी कम होने लगा, ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया, और वृद्धावस्था तक जाते जाते एक दिन ऐसा आता है कि थाइमस ग्रंथि विलुप्त हो जाती है।
टूटते टूटते पूरी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और नष्ट हो गई इसका मतलब शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं होगा, और प्रतिरक्षी जब नहीं बनेंगे तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो हमारे शरीर में अपनी उम्र का निर्धारण करने वाली ग्रंथि तो कौन सी है, थाइमस ग्रंथि है। ये करती है कि मैं कितनी बड़ी रहूं कि मैं थाइमोसिन का स्राव करती रहूं और व्यक्ति की मृत्यु न हो। लेकिन वृद्धावस्था में जाते जाते तो इसका आकार घटने लगेगा। तभी तो मनुष्य की आयु है वो 100 वर्ष मानी गई है, क्योंकि 100 वर्ष में जाते जाते तो थाइमस ग्रंथि है इसका आकार एकदम छोटा हो जाएगा और प्रतिरक्षी नहीं बनेंगे। और प्रतिरक्षी नहीं बनेंगे तो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो भी नहीं होगी, और अपनी लास्ट में क्या होगी, मृत्यु होगी। ठीक है, चलो आज के वीडियो में बेटा जी इतना ही। अगली क्लास में अपन और 2-3 ग्रंथियों, अंतःस्रावी ग्रंथियों और बहिःस्रावी ग्रंथियों की चर्चा करेंगे। आज के लिए मात्र इतना ही। ओके।